नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी विक्रांत की है, जो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। कहानी बहुत ही डरावनी और रोमांचक है, इसलिए कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। और कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम सुनते हैं विक्रांत की ज़बानी। दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। आज से कुछ साल पहले जब मैं अपने घर से दूर शहर एक पुराने हॉस्टल में पढ़ाई करने गया, तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वहां मेरे साथ क्या होने वाला है। वो हॉस्टल शहर के बिल्कुल आखिरी छोर पर था। वहां चारों तरफ सिर्फ खेत और पुराने पेड़ थे। हॉस्टल की इमारत बहुत पुरानी थी। दीवारों का रंग उड़ चुका था और गलियारों में हमेशा एक अजीब सी गंध आती थी। वहां मेरे 3 दोस्त बन गए, जिनका नाम अजय, समीर और राहुल था। हम चारों एक ही कमरे में रहते थे। शुरू के 4-5 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा। हम रात भर जागकर बातें करते, हंसी मजाक करते। एक रात अचानक करीब 12 बजे के करीब पूरे हॉस्टल की बिजली चली जाती है और अंधेरा इतना घना हो जाता है कि कमरे के अंदर अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हमने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि सिर्फ हॉस्टल ही नहीं, बल्कि आसपास के पूरे इलाके में अंधेरा छाया हुआ है। गर्मी और घुटन की वजह से हम कमरे में बैठ नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि नीचे चलकर थोड़ा टहल लेते हैं। हम चारों सीढ़ियों से उतरकर हॉस्टल के पिछले हिस्से की तरफ चले गए। वहां इतना सन्नाटा था कि हमारे पैरों की आवाज भी हमें गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। वहां कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर चौकीदार काका बैठे थे। काका की उम्र काफी थी और उनके चेहरे पे झुर्रियां साफ देखी जा सकती थी। उनके हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी, जिसकी रोशनी थोड़ी धीमी थी। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने टॉर्च की रोशनी पर हमारे चेहरे पर डाली और बड़ी गंभीर आवाज में बोले, अरे लड़कों, आज की रात अच्छी नहीं है और बिजली भी चली गई है। जाओ, अपने कमरे में जाओ। तुम सब चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ और सो जाओ। समीर, जो थोड़ा निडर था, हंसते हुए बोला, अरे काका, अंधेरे से क्या डरना, हम तो बस थोड़ी हवा खाने आए हैं। और आप बताएं, आप यहां अकेले रात में कैसे बैठते हो? क्या आपको डर नहीं लगता? सुनकर काका ने एक लंबी सांस ली और अपनी टॉर्च बंद कर दी। अब वहां सिर्फ आसमान की हल्की सी चांदनी पड़ रही थी। काका बोले, बेटा, डर इंसान से लगता है, उन चीजों से नहीं जो दिखाई नहीं देते। लेकिन यहां इस हॉस्टल के पीछे जो खेत है, वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए। हम सब वहीं पास में रखे एक सीमेंट के चबूतरे पे बैठ गए। हमें लगा कि काका कोई हमें कहानी सुनाने वाले हैं। हमने उनसे जिद की कि वे हमें आगे बताएं कि आखिर वो किस चीज की बात कर रहे हैं। काका ने अपनी आवाज और धीमी कर ली और बताया कि आज से करीब 10 साल पहले इसी हॉस्टल में 3 लड़के और रहते थे। वो भी तुम्हारी तरह शरारती थे और किसी की बात नहीं मानते थे। वो लड़के अक्सर रात के अंधेरे में हॉस्टल से बाहर निकल जाते थे। एक दिन काका ने उन्हें चेतावनी दी कि पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहां एक ऐसी रूह रहती है जो बहुत खतरनाक है। उन लड़कों ने काके की बात का मजाक उड़ाया। उन्हें लगा कि काका बस उन्हें डराने के लिए ये सब बोल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें छेड़ना नहीं चाहिए। छेड़ने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। काका ने आगे बताया कि वो रूह कोई मामूली भूत नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी ताकत है जो आपको तब तक कुछ नहीं कहती जब तक आप उसे देखते नहीं हो। लेकिन अगर आपने उसे एक बार देख लिया तो वे आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। अब काका की ये बातें सुनकर हमें थोड़ी सी घबराहट तो हुई, पर हमारे अंदर एक उत्सुकता जाग गई। काका ने अपनी कहानी जारी रखी। आगे उन्होंने बताया कि
उन तीनों लड़कों ने आपस में एक शर्त लगाई थी और शर्त ये थी कि वो आधे रात को उस पुराने पीपल के पेड़ तक जाएंगे, वहां 5 मिनट रुकेंगे और 5 मिनट के बाद वापस आएंगे। उन लड़कों का मानना था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ मन का वहम होते हैं। उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब वो तीनों चुपचाप हॉस्टल की दीवार फांदकर खेतों की तरफ से निकल गए। रास्ता बहुत कच्चा और उबड़ खाबड़ था। चारों तरफ झाड़ियां थी और हवा चलने पर पत्तों की आवाज आती थी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। वो जैसे जैसे उस पेड़ के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अब उनके शरीर में कपकपी सी दौड़ने लगी, लेकिन शर्त की वजह से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिरकार वे उस विशाल पेड़ के सामने जाके खड़े हो गए। देखने में वो पेड़ बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसकी जड़ें सांप की तरह जमीन पर फैली हुई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और 5 मिनट तक वहीं खड़े रहे। जब समय पूरा हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली। उनमें से एक लड़का बोला, देखो यहां तो कुछ भी नहीं है, काका तो हमें बिला वजह डरा रहे थे। अब वो तीनों वापस हॉस्टल की तरफ मुड़ गए। काका ने उन्हें साफ साफ कहा था कि वापस आते समय भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। हालांकि 2 लड़के तो सीधे चलते रहे, लेकिन उनमें से जो तीसरा लड़का था, जिसका नाम आर्यन था, उसे लगा कि पीछे से कोई उसे पुकार रहा है। अब उसके मन में जिज्ञासा बढ़ गई। उसे लगा कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश की, पर वो दोनों बिल्कुल नहीं रुके। आखिरकार आर्यन ने अपनी गर्दन धीरे से पीछे की तरफ घुमाई। जैसे ही उसने देखा, उसके 2 पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पीपल के पेड़ के पास एक काली परछाई खड़ी थी। वे परछाई एक औरत की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका शरीर बहुत ही अजीब था। वे औरत बिल्कुल सीधी खड़ी थी, लेकिन उसका सर पूरा 180 डिग्री पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। उसकी सफेद आंखें सीधे आर्यन को देख रही थी। ये नजारा देखकर तो आर्यन की चीख उसके गले में ही दबके रह गई। वो वहां से भागना चाहता था, पर उसके पैर तो जैसे जमीन पे ही जम गए हों। उसके दोस्तों ने जब उसकी ये हालत देखी तो उन्होंने भी पीछे मुड़कर देख लिया। अब वे तीनों दोस्त उस खौफनाक मंजर के सामने थे। वे औरत कोई इंसान नहीं थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। वे औरत अब धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। वे चल नहीं रही थी, बल्कि जमीन पर सरक रही थी। उन लड़कों को अब समझ आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो पागलों की तरह हॉस्टल की तरफ भागे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि वे औरत उनके ठीक पीछे पीछे लगातार आ रही है। लेकिन फिर भी वो लड़के तीनों किसी तरह से भागते हुए हॉस्टल के अंदर पहुंच गए और अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो बुरी तरह से हाँफ रहे थे और पसीने से तरबतर थे। उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित हैं। उन्होंने कमरे की लाइटें जला दी और कोने में दुपक कर बैठ गए। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कमरे का जो तापमान है वो अचानक से गिरने लगा है। उनके मुंह से भाप निकलने लगी। तभी कमरे के बाहर गलियारे में किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। अब आवाज धीरे धीरे करके उनके दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर अचानक दरवाजे पर किसी के खरोचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। उन तीनों दोस्तों में से जो आर्यन लड़का था,
उसने हिम्मत करके दरवाजे के छेद से बाहर झांका, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। जैसे ही वो पीछे हटा, दरवाजे पर एक जोर की टक्कर हुई और दरवाजा इतनी जोर से हिला कि उन्हें लगा कि दरवाजा पल भर में टूट के नीचे गिर जाएगा। अब पूरी रात वो तीनों जागते रहे। सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की के अंदर से आई, तब जाकर उनकी जान में जान आई। लेकिन जब उन्होंने आर्यन की तरफ देखा तो उनकी तो चीख ही निकल गई। आर्यन अपनी जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। आर्यन कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस एक ही दिशा में टकटकी लगाकर देख रहा था। जब उसके दोस्तों ने उसे हिलाया तो वो अचानक से हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जो बिल्कुल उस औरत की जैसी थी जो उन्हें पीपल के पेड़ के पास मिली थी। उसी दिन दोपहर में वार्डन को यह खबर मिली कि हॉस्टल के पीछे वाले खेत में एक लड़के की लाश मिली है। वो लाश कोई और नहीं बल्कि उन्हीं तीनों दोस्तों में से एक की थी, और उसकी मौत कैसे हुई ये किसी के समझ में नहीं आया। उसके शरीर पर ना तो कोई चोट का निशान था, बस उसके चेहरे पे एक खौफ की एक गहरी सी परत साफ दिखी जा सकती थी, जिसे देखकर पुलिस वाले तक डर गए। वहीं दूसरा लड़का, वो तो पागल हो गया। वो तो बस बार बार अपने नाखूनों से अपनी ही गर्दन को खरोंचता और कहता, वो मुझे देख रही है, वो वहां कोने में खड़ी है। हॉस्टल में मातम छा गया। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन काका जानते थे कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, लेकिन उनकी बात पर आखिर कौन भरोसा करता। काका ने आगे हमें बताया कि उस रात के बाद से वो रूह अक्सर हॉस्टल के आसपास देखी जाती है। वे उन लड़कों को ढूंढती है जो रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं। काका की ये बातें सुनकर हम चारों का तो गला ही सूख गया। हमें महसूस होने लगा कि शायद हमने भी बाहर निकलकर कोई गलती कर दी है। काका ने जब देखा कि हम बहुत ज्यादा डर गए हैं, तो उन्होंने बात को बदलने के लिए एक नई कहानी सुना दी। ये कहानी एक ऐसी हवेली की थी जो हॉस्टल से थोड़ी दूरी पर ही बना हुआ था। काका ने बताया कि करीब 2 साल पहले अजय नाम का एक लड़का, जो पहले इसी हॉस्टल में रहता था, वे अपने दोस्तों के साथ उस पुरानी हवेली में रहने गया, क्योंकि वहां किराया बहुत कम था। वो हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका आधा हिस्सा बरसों से बंद पड़ा था। एक रात अजय और उसका दोस्त रोहित कमरे में बैठकर गेम खेल रहे थे। अचानक रोहित को लगा कि कमरे के कोने पर कोई बैठा है। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। रोहित को लगा कि ये उसका वहम है। थोड़ी देर बाद रोहित ने अपने मोबाइल का कैमरा चालू किया और मजाक मजाक में पूरे कमरे की वीडियो बनाने लगा। जब उन्होंने बाद में वो वीडियो देखी तो उनके तो होश ही उड़ गए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कमरे की दीवार के पीछे से एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसका शरीर जला हुआ था, खाल काली पड़ चुकी थी और उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। वो बच्चा रेंगता हुआ कैमरे की तरफ आ रहा था। वीडियो के लास्ट में उस बच्चे ने अपना हाथ कैमरे की तरफ बढ़ाया और अचानक वीडियो बंद हो गया। अजय और रोहित बुरी तरह से डर गए। उन्होंने कमरे की लाइटें जलाने की कोशिश की, पर स्विच तो काम ही नहीं कर रहा था। तभी उन्हें कमरे के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत ही डरावनी और दर्दनाक थी, जैसे कोई बच्चा बेहद तकलीफ में हो। आवाज
उस बंद कमरे के पीछे से आ रही थी जो हवेली के दूसरे हिस्से में खुलता था। अजय ने हिम्मत दिखाई और दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश करने लगा। तभी दरवाजे पर अंदर से किसी ने छोटे हाथ से वार किया। ठक 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 ठक। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा बाहर आना चाहता है। अजय ने जब दरवाजे के नीचे की दरार से देखा तो उसे वहां जलती हुई आग की लपटें दिखाई दी, जबकि वहां पर तो कोई आग ही नहीं लगी थी। अगले दिन सुबह उन्होंने वे हवेली छोड़ने का फैसला किया। जब वे सामान समेट रहे थे तो उन्हें पड़ोसियों से पता चला कि कई साल पहले उस हवेली में एक भयानक आग लगी थी। उस आग में एक छोटा बच्चा जिंदा जल गया था, क्योंकि उसकी मां उसे कमरे में बंद कर बाहर कुछ सामान लेने गई थी। तब से उस बच्चे की रूह उसी हवेली में भटकती है और अपनी मां को ढूंढती है। आगे काका ने कहा, कभी कभी कुछ आवाजें सिर्फ शोर नहीं होती, वो किसी का दर्द होती हैं जो कभी खत्म नहीं होते। हम काका की दोनों कहानियां सुनने के बाद अब जैसे तैसे करके अपने कमरे में वापस लौट आए, लेकिन बिजली तो अभी भी नहीं आई थी। हमने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और चारों एक ही बिस्तर पर दुपक कर बैठ गए। समीर ने कहा, भाई काका शायद हमें सिर्फ डरा रहे थे, ये सब सच नहीं हो सकता। लेकिन राहुल चुप था। वो खिड़की की तरफ देख रहा था। हमारा कमरा दूसरी मंजिल पर था और खिड़की के बाहर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा जो दूर दूर तक खेतों तक फैला हुआ था। अचानक हमें खिड़की के कांच पर किसी के टकराने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर मार रहा हो। हमने सोचा कि शायद कोई चिड़िया होगी, लेकिन तभी वो आवाज बदल गई। अब कांच पर कोई चीज रगड़ने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने नाखूनों से कांच को खरोंच रहा हो। हमारी धड़कनें तेज हो चुकी थी। समीर ने कहा, ऊपर दूसरी मंजिल पर कौन हो सकता है? बाहर तो कोई बालकनी में भी नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया। जो मैंने देखा उसे याद कर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। खिड़की के बिल्कुल सामने हवा में एक साया तैर रहा था। वो वही औरत थी जिसका जिक्र काका ने अपनी कहानी में किया था। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका सिर बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। उसकी वो सफेद बिना पुतली वाली आंखें सीधा मुझे लगातार देख रही थी। वे औरत खिड़की के कांच पर अपना हाथ लगातार मार रही थी। उसका हाथ बिल्कुल गल चुका था, जैसे वो पुरानी लाश की तरह हो। उसने अपना चेहरा कांच से सटा दिया। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसके दांत साफ देखे जा सकते थे, पीले और नुकीले दांत। समीर और राहुल भी ये सब कुछ देख चुके थे। राहुल तो डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि समीर ने उसका मुंह बंद कर दिया। हमें काका की वो बात याद थी, डरना मत। अगर तुम पीछे मुड़े या भागने की कोशिश की तो वो अंदर आ जाएगी। वो औरत करीब 10 मिनट तक खिड़की के बाहर खड़ी रही। वो बार बार कांच पर वार करती रही, जैसे मानो वो कांच को तोड़ना चाहती हो। हमें अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। हमारी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर हमारे गलक से आवाज नहीं निकल पा रही थी। लेकिन अचानक उसने एक बहुत तेज चीख मारी, एक ऐसी चीख जो इंसानी तो बिल्कुल नहीं थी, और फिर वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उसके जाते ही कमरे की लाइट आ गई, लेकिन हम रात भर नहीं सोए। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, हमने अपना सारा सामान पैक किया। हम एक पल भी अब
इस हॉस्टल में रुकना नहीं चाहते थे। जब हम नीचे गए तो हमने देखा कि चौकीदार काका अपनी उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो हमें देखकर लगातार मुस्कुरा रहे हैं। पर उनकी मुस्कान में एक अजीब सा राज था। उन्होंने कहा, जा रहे हो, अच्छा है। हर कोई उस रात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम खुशकिस्मत हो जो बच गए। हमने काका से कुछ नहीं कहा और सीधा टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गए। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आज भी जब मैं रात को अकेला होता हूं और अचानक बिजली चली जाती है तो मुझे महसूस होता है कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा होकर अभी भी मुझे देख रहा है। मैंने बाद में उस हॉस्टल के बारे में इंटरनेट पर ढूंढा। मुझे एक पुरानी खबर मिली जिसमें लिखा था कि उस हॉस्टल के पास वाले खेत में सालों पहले एक औरत की हत्या कर दी गई थी और उसका सर काटकर पीछे की तरफ फेंक दिया गया था। तब से वे औरत अपना सिर ढूंढ रही है और वे जो भी उसे देखता है वे उसे अपना शिकार बना लेती हैं। वो चौकीदार काका कौन थे, ये आज भी एक राज है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उस हॉस्टल में सालों से कोई चौकीदार ही नहीं था। उम्मीद करता हूं आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है तो हमें जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।